हेलो क्लास 12th। आज मैं कुछ टारगेट लेकर के आया हूँ भाई। देख, एकदम जोश के साथ आया हूँ, टारगेट लेकर के आया हूँ। मुद्दा ये है कि क्लास को आपको अटेंड करना है, ठीक है? नहीं तो भगवान कसम पाप लगेगा। ठीक, केडी सर के साथ आज का मेन की पॉइंट्स है भाई। कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, कांसेप्ट ऑफ परमिटिविटी, डायमेंशनल फॉर्म और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा, अगर तुमने ध्यान से दिया तो समझ लो तुम ही बनोगे कल का हीरो। ठीक है, अभी तो मैं हीरो हूं थोड़ा देर के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस टॉपिक्स में मास्टर बनाएगा आपको कौन? केडी सर। तो तैयार हो जाइए आज के टॉपिक के लिए और क्लास को अटेंड करना स्टार्ट करते हैं और ध्यान देते हैं। मेन टारगेट हम लोगों का ये जेईई मेंस, नीट, सीबीएसई, एसएससी बोर्ड, स्टेट बोर्ड। काफी लोग मुस्कुरा रहे होंगे, ये क्या है, ये क्या कर लेंगे भाई? प्रॉमिस करता हूं, मैंने क्या बोला, प्रॉमिस किया हूं ना, जो मैं बोलता हूं वो होता है। और मैं कह रहा हूं, अगर तुम छोटे छोटे टॉपिक से ही शुरुआत करोगे, आज से शुरुआत करोगे, तो सक्सेस तुम्हारे सामने दस्तक देगा, बशर्ते सही से पढ़ लो। तो भाई कूलम्ब्स लॉ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब आज का की पॉइंट है। स्टार्ट होता है आपकी क्लास। बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। बेटा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ना, कूलम्ब्स जो थे बहुत ज्ञानी साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस क्वांटम फिजिक्स में जो चार्ज के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन दिया, बहुत ही बेसिक डिस्क्रिप्शन दिया, और कई हद तक तो वो सही थे, लेकिन कई जगह पर उनका क्या है, डीमेरिट्स भी है। उस पर चर्चा करेंगे बाद में, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो आपको मैंने चार्जेस के बारे में लास्ट क्लास में बताया था। उनका कहना था कि दो चार्जेस, मान लो एक चार्ज Q1 है, ठीक है, और दूसरा चार्ज Q2 है। ऑलराइट, दोनों चार्ज के बीच में जो भी फोर्स होगा वो हो सकता है अट्रैक्टिव हो सकता है रिपल्सिव हो। ठीक है, उस फोर्स का जो नाम उन्होंने दिया, उनको बोला उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला उसने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, रिलैक्स रहो, हम उन सब बच्चों के साथ हैं यार जो कमजोर खुद को मान रहे हैं। तुम बस उतना लिख देना, एग्जाम बोर्ड में जीत लोगे, रिलैक्स रहना। ही टोल्ड दैट कि फोर्स, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अंडरस्टूड? एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ तो होगा, r डिस्टेंस होगा। अगर दो चार्ज को अगर तुम दूर करते हो तो दोनों के बीच में जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसका मतलब है जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। कैसे काम करता है भाई साहब? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हाउ आई कैन राइट लाइक दिस, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कोई समस्या? इन दोनों के बिहाफ पर, इन दोनों इक्वेशन के बिहाफ पर फाइनलाइज किया उन्होंने एक डाटा। बोला कि व्हेन वी कंपेयर दिस टू इक्वेशन वी कैन राइट लाइक दिस, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2/r²। कोई दिक्कत यहां तक भाई? देख भाई, जो नीचे फ्रैक्शन में वो नीचे फ्रैक्शन में चला जाता है, आराम से चीजों को देखो। ठीक है, अब देखो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है, उसका नाम है k। क्या नाम है भाई साहब? k Q1 into Q2/r²। भाई देख, इस k को कई बच्चे कई तरह के नाम से बोलते हैं। इस k को कई बच्चे बोल देंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नहीं भाई, अभी नहीं। इस k को इस इक्वेशन के बिहाफ पर जो अच्छी किताब है, अच्छी किताब में जैसे एससी वर्मा हो गया, रेस्नी खलीडे हो गया, और कुछ एनसीईआरटी लाइक दैट अच्छी किताब में है, उसने इस के का नाम रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या नाम रखा भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्योंकि भाई देख, इनके बीच में कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। तो इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट आ रहा है ना, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहेंगे। ओके सर, और एक नाम कह दो, कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कह सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं। कूलम्ब्स कांस्टेंट भी कह सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, इन दो के सिवा इस लॉ को पढ़ने के टाइम पर और कोई दूसरा नाम आप नहीं लोगे, इतना ध्यान रखिएगा। अब अपने पास जनरल फॉर्मुलेशन क्या आ चुका है, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ के बिहाफ पे f इज इक्वल्स टू k Q1 into Q2/r²। ठीक है, अब इस k का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इस k का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/4πε0। भाई ये जो k है ना, कांस्टेंट होकर के भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये k की वैल्यू
कहीं ना कहीं कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम पर एग्जिस्ट कर रहा है। और वैक्यूम में इस k की वैल्यू हो जाती है, जब इसको रिजॉल्व करते हो तो 1/4 पाई की वैल्यू होता है 3.14, सॉल्व कर लेना। और इसका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 अप्रॉक्स। ओके, जब इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग वैल्यू आता है 9 गुना 10 की पावर 9। इसलिए कहा जाता है जो k की वैल्यू है भाई साहब वो है 9 इंटू 10 की पावर 9। और इसको थोड़ा सा सिंपलाइज कैसे लिखते हैं, जो तुमने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा F इक्वल्स टू k Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख रहे थे ना कूलम्ब्स लॉ को। कई बच्चे इस k की जगह पे लिख करके स्टाइल मारते हैं कि 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर और साथ में यूनिट लगा देते हैं न्यूटन। क्या दिक्कत है भाई, बस इस बात को जानना है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, वैक्यूम में। तो गुरुजी ये वैक्यूम का क्या चर्चा है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा किसको, एप्सिलॉन नॉट को। तो भाई इसको समझते हैं आराम से। अब मैं चर्चा करने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से आया, क्या वैल्यू है, क्या रिप्रेजेंटेशन, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले लिखना सीखो। देखो एप्सिलॉन नॉट को कभी भी ऐसे मत लिखना भाई, ये ना जो डाटा है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन, अंडरस्टूड। इसलिए मैं अक्सर बच्चों को समझाता हूं कि एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट करना है तो पहले C बना दो, इस पे एक छोटा सा लाइन रिप्रेजेंट कर दो और इस पे जीरो लगा दो, ये छोटा सा एप्सिलॉन नॉट का रिप्रेजेंटेशन नहीं। अंधाधुंध कुछ भी लिख दे रहे भाई साहब। अरे भाई सीबीएसई में पढ़े हो, मैं खुद केवी से पढ़ा हुआ हूं तो चीजों को रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूं और चीजों को समझ रहा हूं कि कहां पे सीबीएसई नंबर काट रहा है, कहां पे डाटा को चीजें चेक कर रहा है। लगभग 10 साल से एक्सपीरियंस ले रहा हूं इस चीज को कॉपी चेक करके कि कहां डाटा कहां दिक्कतें होती हैं, इसको समझिएगा बेटा। सबसे पहले साइंटिस्ट लोगों ने इसको समझाया, ये क्या है एप्सिलॉन। ये क्या है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जैसे निकनेम उसका हो गया एप्सिलॉन। जैसे मेरा भी कुछ घर का निकनेम है, ठीक है, अब बोलूंगा नहीं तुम मुद्दे लेके बैठ जाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मुझे जनरली बच्चे केडी सर बोलते हो, तो रियलिटी में केडी एक तरीके क्या हो गया निकनेम, लेकिन रियल नेम क्या है मेरा, केशव देव, अंडरस्टूड। लेकिन इसी तरीके से एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन उसका निकनेम है, तो रियल नाम क्या है, तो इसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। इसी को रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं, परमिटिविटी। और एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे याद है ये टर्म याद है जिसको देख के अक्सर मुस्कुराने लग जाते हो, नाम बोलते लैम्डा। लेकिन रियलिटी में इसका नाम क्या है भाई, वेवलेंथ। इसका रियल नेम क्या है भाई, वेवलेंथ। ठीक इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन के तौर पर इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। लेकिन जब इसी में अगर एक छोटा सा जीरो टाइप का लगा दो तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या कहेंगे बेटा इसको, एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब क्यों तो वैक्यूम को एक गोला समान दिखा देते कि यहां पे पूरा खाली है, डाटा कुछ नहीं है, इसलिए बच्चों इसका नाम हो जाता है रियल नाम, जो इसका रियलिस्टिक नाम जो बोलोगे तुम, वो जो रियल नाम हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं भाई, दैट इज द परमिटिविटी। तो बोलते ही, परमिटिविटी तो बोलेंगे ही, ठीक है। बट इन अ फ्री स्पेस बोलो, वैक्यूम बोलो, सब चलेगा, दौड़ेगा, कोई काट नहीं सकता, कोई काटेगा उंगली काट दूंगा मैं, ठीक है। इसे एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी में ही अगर m लगा दो तो किसी भी मीडियम के लिए रिप्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कौन सी बात है। एप्सिलॉन नॉट नहीं बोल करके एप्सिलॉन m लिखा हुआ है तो एप्सिलॉन m बोल देना, एप्सिलॉन d लिखा हुआ है तो एप्सिलॉन d बोल देना, एप्सिलॉन k लिखा हुआ है तो एप्सिलॉन k बोल देना, ठीक है, डरने वाली बात नहीं। इसी तरीके से एप्सिलॉन r है तो इसको r लगाते ही एक टर्म यूज होता है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। बेटा हर एक एप्सिलॉन की वैल्यू हर जगह पर चेंज होते रहती है, इसका नाम क्या है, परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है, भूलना नहीं। और इसको तो जनरली क्या बोलोगे, रिलेटिव परमिटिविटी। इसके बारे में चर्चा करेंगे, पहले इतनी बातों को समझो, यहां तक क्लियर है। अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में कंफ्यूज नहीं होना। अब परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, क्या मीन होता है, समझना। देखो इस शब्द को देखो, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी। स्पेलिंग को ध्यान समझो, परमिटिविटी
ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। इसमें ना दो शब्द बनता है इसमें, एक बनता है टर्म परमिशन और इसी में एक टर्म बनता है एक्टिविटी। किसी भी टाइप की एक्टिविटी होना या ना होना। क्या मतलब है सर? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं परमिटिविटी होता क्या है। जैसे मान लो दो चार्ज है, एक चार्ज ये है Q, ठीक है, एक चार्ज ये Q है, ठीक है, अब दूसरा चार्ज ये भी है Q, ठीक है, ये इसके फील्ड में आएगा, ये इसके फील्ड में आने के बाद अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, डिपेंड करता है इसका बाउंड्री कौन सा है। मेरी बात को समझना। जैसे अगर मैं आपको जनरली बात करूं कि मान लीजिए पेन है, ठीक है, मान लीजिए पेन ही है, सिंपल है, और ये सोच करके देखो कि उससे भी एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो तुम किसी से मिलना चाहते हो, वो चार्ज होगा कोई Q, मान लो Q1 मान लो, कोई फ्रेंड हो सकती है और कुछ मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ज्यादा निगेटिव मत जाना, अभी मूड वहां पे मत लगाओ, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। जैसे मान लो ये चार्ज है Q, ठीक है, आप इससे मिलना चाहते हो, ओके सर मिलना चाहते हैं, अब ये है बाहर और तुम हो कहीं और, ठीक, और तुम उससे मिलना चाहते हो, ये हो तुम, ठीक है, ये कोई के नाम का बंदा है, वो किसी एक्स नाम से बंदे से मिलना चाहता है, ठीक है, अब के एक्स से मिलना चाहता है भाई। अब मुद्दा ये उठ रहा है, ये के एक्स से मिलेगा कैसे, है कि नहीं? उसको उससे मिलने के लिए, जैसे तुम्हारी जिंदगी में मान लो घर में कोई दो सदस्य ऐसे हैं जिसका नाम है पापा, एक का नाम है मम्मी, ठीक है, अब ये दोनों क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस है, वो रोकने वाला काम करता है कि भाई नहीं, तुम्हें आसानी से मैं उससे मिलने नहीं दूंगा। मेरी बात को समझना। तो होता क्या है कि अगर मान लो कहीं पापा चले गए तो मम्मी से आसानी से परमिशन लेकर के क्या करता है, एक्स आसानी से मिल लेता है, बट उसके लिए भी मम्मी को मनाना पड़ेगा, ठीक है। दो चार्ज कैसे मिलेंगे, किस तरीके से मिलेंगे, डिपेंड करता है कि मीडियम कहां है, ये कहां रह रहा है, कहां नहीं रह रहा है, उस पर डिपेंड करता है, वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो उससे अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? यहां पे मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी कोई दो चार्ज, ठीक है, एक दूसरे से अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, तो ये डिपेंड करता है कि ये चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये चार्ज ऐसा किसी मीडियम में रखा हुआ है जहां पे इसका अट्रैक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो ये किसी मीडियम में इस तरह से रखा हुआ है। अगर ये फ्रीली मूव कर रहा है, कहीं वैक्यूम में है, तो आसानी से ये बाहर मिल लेंगे एक दूसरे से, है कि नहीं? तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि बच्चों को इस तरह से समझाओ कि जनरली एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक को दूसरे चुंबक से, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट से इंटरलिंक करवाना है, तो अगर इसको फ्रीली तुम वैक्यूम में मिलाओगे तो एक दूसरे को ये तुरंत नॉर्थ पोल साउथ पोल के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। बस इनके बीच में अगर कोई पेपर या वुडन ब्लॉक या कोई ऐसा चीज रख दोगे जिसमें इसका अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी थोड़ा सा घट जाए, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ मीडियम की नौटंकी हुई, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हुई, जिसके कारण से उनके बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो भाई परमिटिविटी क्या होता है कि दो चार्ज के बीच में किसी मीडियम को वो रिप्रेजेंट करता है, दो चार्ज के बीच की एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी, जिसके कारण से दोनों चार्ज के बीच का अट्रैक्शन और रिपल्सन ज्यादा होगा या कम होगा, वो हर एक चीज डिसाइड करता है, कौन? एप्सिलॉन नॉट। मेरे बच्चों इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, अगर मैं ये जो फॉर्मूला लिखा था k q1 इंटू q2 अपॉन आर स्क्वायर, और मैं इस k की जगह पे रिप्रेजेंटेशन करूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कूलम्ब लॉ तो प्रूफ हो चुका है हमारा यहां तक, लेकिन मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस फॉर्मूला में एक चीज बड़ा ध्यान से देखो, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्ज के बीच का एप्सिलॉन नॉट अगर बहुत ज्यादा होगा तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दो चार्ज के बीच का अगर एप्सिलॉन नॉट अगर बढ़ जाएगा, किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी अगर बढ़ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल पैदा हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है उसकी प्रॉपर्टी घट जाएंगी। बच्चों इस बात को ध्यान समझिएगा, दो चार्ज की प्रॉपर्टी का घटना या बढ़ना किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिशन, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी, ठीक है। अगर फ्री स्पेस है तो
तुरंत मिलेगा, उनका एप्सिलॉन नॉट मिनिमम होगा। अगर किसी मीडियम में मिलेगा तो उसका एप्सिलॉन नॉट बढ़ जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का बढ़ना या घटना, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का बढ़ना या घटना पे डिपेंड करने लग जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेशंस। और रियलिटी में ये एप्सिलॉन नॉट है कौन? ये एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये मत बोलना कि के बढ़ेगा तो एप्सिलॉन नॉट नहीं, नहीं, के की वैल्यू के अंदर आता है एप्सिलॉन नॉट। कहा जाता है के जस्ट एक मीडियम है, के एक जस्ट मीडियम है, और एप्सिलॉन नॉट इस मीडियम की प्रॉपर्टी है, एप्सिलॉन नॉट इस मीडियम की प्रॉपर्टी है। फिर से आ जाओ पिछले वाले एग्जांपल्स में। पिछले वाले एग्जांपल में अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था तुरंत कि कहीं ना कहीं कि आप किसी से मिलना चाहते हो बाहर, ठीक है, आप एक्स हो और वाई से मिलना चाहते हो, एक्स और वाई से मिलने के लिए आप डिपेंड करता है आप दोनों के बीच में कौन है, पापा है या मम्मी है। पापा है तो आसान नहीं है मिलना, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है ना भाई, बाप तो बाप होता है ना बॉस, इस बात को समझो। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा है, खतरनाक है, तो ये आसानी से मिलने नहीं देगा। लेकिन कहीं ना कहीं मम्मी तो माँ होती है ना, उसको 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए बहला के फुसला करके तुम निकल तो जाओगे, लेकिन किसी किसी घर में मम्मी भी हिटलर है बॉस। एक्स को वाई से मिलाने के लिए डिपेंड करता है कि घर में कौन है। ये जो है एक मीडियम है, ये क्या है, ये दोनों कौन है, एक मीडियम है। मीडियम कौन होता है, के। और दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी क्या दर्शाता है, एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। तो कुल मिलाकर के एप्सिलॉन नॉट एक्सप्लेन द मीडियम्स प्रॉपर्टी। एप्सिलॉन नॉट कहीं ना कहीं किसी न किसी दो चार्ज के बीच के मीडियम की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। सॉरी, ये क्या आ गया, दो चार्ज के मीडियम की प्रॉपर्टी को क्या करता है भाई साहब, एक्सप्लेन करता है। तो इसी को रिप्रेजेंटेशन को ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के जब भी कूलम्ब्स लॉ आपसे कोई पूछे तो कुल मिलाकर के आप ये बोलोगे भाई साहब कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला सर ने सिखा दिया, F इक्वल्स टू क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर कोई पूछे गुरु वैक्यूम में क्या होता है, तो वैक्यूम में बोलना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला कहां काम करेगा, वैक्यूम में काम करेगा। अगर यहीं पर इसी का अगर मीडियम का फॉर्मूला पूछ रहा है तो बस तुम क्या चेंज करोगे, 4 पाई तो लिखोगे, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह में क्या लिखोगे, एप्सिलॉन m लिखोगे। बाकी चीज जैसा है वैसा ही लिखोगे। इसलिए हम लोग अक्सर इस इक्वेशन को मीडियम के लिए रख देते हैं। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब जैसे सुनना, जैसे कि मेरा रूम है और मैंने बोला कि मैं जनरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भागूं, दौड़ रहा हूं एकदम स्पीड में, ठीक है, भाग रहा हूं, ठीक है, और मेरा मिलन यहाँ पे खत्म होने वाला है कि मुझसे मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। मान लो ये मेरी वाइफ इंतजार कर रही है और मैं भाग रहा हूँ उनसे मिलने करके यहाँ पे पहुंच गया आसानी से। लेकिन मान लो कि हम दोनों के बीच में पानी आ जाए, पानी एक मीडियम है, और मैं अपनी वाइफ से उसी हक से मिलने के लिए जाऊं, आसान है क्या? वो पानी क्या करेगा, हम दोनों को रोकेगा, ठीक है, मिलने के लिए। कुल मिला के पानी क्या है, के। पानी क्या है, के क्या है, के की प्रॉपर्टी, के एक तरीके का मीडियम है और उसकी प्रॉपर्टी क्या रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन। तो के क्या है, के इज अ मीडियम, दो चार्ज के बीच का मीडियम। बट एप्सिलॉन नॉट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ दैट मीडियम। समझ में आया? मियां बीवी वाली कहानी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। पति पत्नी, पति और पत्नी की प्यारी कहानी तुमने ध्यान से देखा। पति अपने पत्नी से मिलना चाह रहा है और बीच में क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम क्या है, मीडियम। वैक्यूम क्या है, मीडियम। ओके, मीडियम किसको रिप्रेजेंट करता है, के को। और उसकी प्रॉपर्टी कौन रिप्रेजेंट करता है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, प्रॉपर्टी बिटवीन द टू चार्ज, एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट बार बार क्या हो सकता है, बदल सकता है। एप्सिलॉन नॉट बार बार बदल सकता है। कभी एप्सिलॉन एम आ सकता है, कभी वाटर आ सकता है, कभी कुछ आ सकता है, कभी वुड आ सकता है, कभी कुछ भी आ सकता है। लेकिन भाई साहब एक बार ध्यान में रखना, एप्सिलॉन नॉट बार बार बदलने से के पर इफेक्ट पड़ता है, और जो के की वैल्यू है वो कभी भी फिक्स इसलिए नहीं होती। वैक्यूम में तो इस के की वैल्यू 9×10⁹ होती है, लेकिन किसी भी मीडियम में कोई जरूरी नहीं है 9×10⁹ हो। इसलिए इस बात को भूलना नहीं, के का बदलना निश्चित है, के बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को कभी भूलना मत, के इज अ मीडियम।
पति और पत्नी के बीच में पानी क्या, मीडियम। पति और पत्नी के बीच में हवा क्या, मीडियम। वैक्यूम क्या, मीडियम। बट उस मीडियम की प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी है, वैक्यूम में हम आसानी से एक दूसरे से मिल लेंगे, लेकिन मीडियम, कोई मीडियम रख दिया तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से ऑब्स्टेकल वाला काम करता है। तो ऑब्स्टेकल आने से क्या होगा, फोर्स हम दोनों का क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? बाकी तुम समझदार हो भाई, समझ गए होगे मेरी बातों को। कुल मिलाकर के कूलम्ब्स लॉ में कहता है F इज इक्वल्स टू द K Q1 into Q2 upon R²। इस बात को भूलना नहीं, दैट इज एनफ। ये 10 स्लाइड आपके लिए जरूरी था। इस 10 स्लाइड को ध्यान से अगर तुम देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबल है कि तुम्हें चीजें समझ में आएगा, डैम श्योर। 5 स्लाइड की बात है, 2 चार्ज है तो इसके भी आप पे लॉ बन जाता है अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब्स लॉ, Coulomb's law, what? Electrostatic force is directly proportional to the square of the distance between them, square of the directly proportional to the product of the electrostatic force is directly proportional to the square of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. This law is called Coulomb's law. Is it clear? तो हमारा जो मेन टारगेट था जो आज का, कि Coulomb's law आपको समझाना, मैंने समझा दिया। परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस समझा दिया, कंसेप्ट परमिटिविटी का दे दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला समझाना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ समझाना है। फिर से समझाएंगे, पहले यहां तक पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जहां पे भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, लेकिन डाटा बस आपको इतना ध्यान में रखना है, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। इसके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल्स और भी लाएंगे, पहले इतना तक तो तैयार करके रखिए। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।